and industries, production and equilibrium. अब जरा याद कीजिए इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर, जिसमें हमने कहा था कि इकोनॉमी या मार्केट दो पार्टीज पे डिपेंड करती है. द नंबर वन इज बायर एंड नंबर सेकंड इज सेलर. इन दोनों में से अगर एक भी आउट हो जाएगा तो मार्केट नहीं चल सकेगी. किसी इकोनॉमिस्ट ने बड़ी प्यारी बात की, वो कहता है कि ट्रेड इज लाइक अ गेम अमंग या बिटवीन टू प्लेयर्स. अगर दोनों में से कोई एक भी पार्टी चली गई तो गेम पूरा नहीं होता. हमने पहले पार्टी को डिस्कस किया जिसका नाम था कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या है, वो प्रेफर किन चीजों को करता है, वो कंज्यूम करता है तो कैसे करता है, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे मेजर किया जा सकता है. अगर हम मेजर करेंगे सेटिस्फेक्शन लेवल तो उसका अटेनेबल मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट कौन सा होगा और हम उसको कैसे मेजर करेंगे, जिसमें हमने टू अप्रोचेस देखी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. याद आ रहा है? फिर हमने जब ये सारा डिस्कस कर लिया, फिर हमने कहा कि कंज्यूमर्स का जो कि मैक्सिमम अटेनेबल पॉइंट है, जिसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करता है, वो कहता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो ऑर्डिनल अप्रोच के जरिए भी मेजर करके देखा और कार्डिनल अप्रोच के जरिए भी. फिर हम चले गए नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हमने कहा था कि बेसिकली जो कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन है, ये कंज्यूमर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लीड करता है कंज्यूमर की डिमांड को. कि कंज्यूमर अगर चीजों में सेटिस्फेक्शन हासिल करेगा, अगर उसको तरफ टिल्ट रखेगा, तो वो उन चीज की डिमांड भी करेगा, उसको परचेज भी करेगा. इसीलिए जो आपकी मार्केट डिमांड है बेसिकली कंज्यूमर पे डिपेंड करती है, उसके एटीट्यूड, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल पे भी. ऐसे ही था. फिर हमने देखा कि डिमांड एंड प्राइस में क्या रिलेशनशिप है. फिर जब हमने डिमांड को पूरा पढ़ लिया, फिर हम चले गए सप्लाई के ऊपर. फिर हमने कहा जनाब सप्लाई जो है वो क्या है और में शिफ्ट कैसे आता है और कौन से फैक्टर्स उसको शिफ्ट करते हैं. हमने लॉ ऑफ सप्लाई भी देखा. सही. फिर हमने फाइनल जो चीज डिस्कस की वो था मार्केट इक्विलिब्रियम. हमने कहा कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई दोनों बराबर हो जाती है किसी एक प्राइस के ऊपर. तो वो जो प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है, और वो क्वांटिटी जिसके ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर हो जाए क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. और ये दोनों चीजें क्या कहलाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम. अब ये सवाल पैदा होता है कि जो सप्लाई है ये कहां से आती है. या कौन करता है सप्लाई. हाँ जी, आप फरमाइए. बड़े परेशान हो, बड़े उदास भी हो और बड़े बेताब हो. तो सप्लाई बेसिकली जो है ना प्रोड्यूसर कर रहा होता है. असल में ना यार मसला आपका नहीं है. वो जी क्या हो गया सर, वो गले की हालत नासाज है, बोलने में सर कभी मुश्किल. गले की हालत नासाज है आजकल के हालात में. बोला बगैर मास्क के क्लास में आ गए हो. वो खुदा का नाम करो, हम सबको क्यों भगाते हो यहाँ से. अब मैं कहना नहीं चाह रहा था, बाकी आपकी मर्जी है. भाई बैठो, आप मत बोलो, चादर ओढ़ के आना. ठीक है. अच्छा, अब ये प्रोड्यूसर बेसिकली जो सप्लाई है प्रोड्यूसर से रेलेवेंट है. जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई करता है. ठीक. अब जो प्रोड्यूसर जो सप्लाई करेगा वो बेसिकली प्रोड्यूस करेगा तो सप्लाई करेगा. यानी कि प्रोड्यूसर बेसिकली वो शख्स है जो कि चीजों को प्रोड्यूस करके उसको आगे सप्लाई करता है. अच्छा, वो जब प्रोड्यूस करेगा तो उसके प्राइस सेट करेगा. जब आपने चीज बेचनी है तो कोई ना कोई कीमत रखोगे ना. कीमत रखने के बाद आप बोलोगे चीज हमने इतने की बेचनी है तो मार्केट में लेके आओगे. अब वो प्राइस कैसे सेट करोगे आप, प्राइस ऑफ कॉस्ट के साथ, प्राइस कॉस्ट के हिसाब से सेट करोगे. गुड. यानी कि प्राइस सेट करने से पहले आप उसके ऊपर आने वाली कॉस्ट प्लस आप जिस रेट पे प्रॉफिट अपना रखना चाहते हो
कॉस्ट के साथ अपना रिस्क फैक्टर, जो मॉडर्न कॉस्ट थ्योरीज हैं वो रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करती हैं। मोस्ट रिस्कफुल बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक। रिस्क कॉस्ट दोनों को मिला के आपकी, और उसके अंदर प्लस आपका इंसेंटिव, आखिर जो काम कर रहे हो वो शामिल तो करना है ना उसके अंदर, मतलब आप जो काम मुनाफे के लिए कर रहे हो तो मुनाफा भी शामिल करोगे। ये तीनों चीजों को आप जब मिलाते हो तो फिर आप एक प्राइस सेट कर लेते हो मखसूस, मतलब एक इनिशियल। वैसे तो हम कहते हैं कि प्राइस सेट होती है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर हो जाए, वो प्राइस आप सेट कर दोगे। चाहे जिस पॉइंट के ऊपर भी सेलर एंड बायर एग्रीड हो जाए, वो हम कहते हैं ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, और प्राइस सेट कर देते हो मार्केट में। मगर वो प्राइस भी अगर लॉन्ग टर्म देखें, आपकी कॉस्ट और इन चीजों की बेस के ऊपर सेट होती है। सी, इस चैप्टर में जो हमने देखना है, हमने देखना है कॉस्ट से रेलेवेंट के, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये कॉस्ट के कितनी इकसाम है। हमने प्रॉफिट को देखना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट, या हमने साथ साथ ये देखना है कि जो बेसिकली प्रोड्यूसर जो चीज सेल आउट करता है, सेल करने के बाद वो कोई रेवेन्यू जनरेट करता है। जब आप कोई सेल करोगे, सेल करोगे तो क्या करोगे, रेवेन्यू मिलेगा ना आपको वहां से, कि नहीं मिलेगा? रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सही, और उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह, ये छोटी छोटी चीजें हमने इस चैप्टर में मतलब पढ़नी है, इसलिए मैंने बेस। अब आ जाए सबसे पहले आप कि डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब सप्लाई बेसिकली प्रोड्यूसर करता है, प्रोड्यूसर इज अ बिजनेसमैन, ऐसे ही है। अब बिजनेसमैन जो बिजनेस करेगा वो कोई एक किस्म तो होती नहीं है, उसकी कुछ इकसाम सेट की हैं इकोनॉमिक्स ने या बिजनेस एनालिस्ट ने। सो इसकी जो काइंड्स हैं वो आपकी 3 मेजर काइंड समझी जाती हैं। मेजर काइंड 3 है। नंबर 1 सोल ट्रेडरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप, and number 3 is joint stock। किताब में 3 लिखी हुई है, कोई एक आध और भी है? ये 3 ही है बेसिकली। उसमें भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को उसने फिर आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तकसीम कर दिया है। आगे कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव्स की बात करता है, दैट इज नॉर्मली कभी हम उसको, अच्छा अब आ जाए सोल ट्रेडरशिप। सोल ट्रेडरशिप बेसिकली बिजनेस की वो शक्ल है जिसमें कोई इंडिविजुअल, एक शख्स बिजनेस का मालिक होता है। इसकी मिसाल आप अपने इलाके में मौजूद जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं छोटे छोटे, या कोई मेडिकल स्टोर्स हैं, या इसके अलावा कोई रेडी वाला हो गया, या कोई छोटा मोटा खोखा लगा के बैठा होता है 5 शाम का, वो अगर आप देखोगे तो वो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोल ट्रेडरशिप, जिसमें इंडिविजुअल पर्सन इज एन ओनर एंड ही इज सोल रिस्पांसिबल ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉफिट एंड लॉस। अब आ जाए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन के पार्टनर, उसमें आपके एक से ज्यादा यानी कि 2 और ऑनवर्ड लोग मिलकर आप इसको पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, ठीक। ये दूसरी किस्म है। नंबर 3 है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये है कि ये कंपनी है, पार्टनरशिप से आगे ऑनवर्ड जब पार्टनर ज्यादा हो जाए और अनलिमिटेड भी कंसीडर किए जाते हैं, जब जिसकी शेयर को आप सेल आउट कर लो मार्केट के अंदर, ठीक है, परचेज और सेल कर सको, दैट इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, सही। तो ये तीसरी किस्म है आपकी। इसकी आपकी मिसाल है आपकी यूनिलीवर वगैरह, या ये मल्टीनेशनल है, या आपकी कोई और बड़ी कंपनी है, वो उसकी एग्जांपल में शामिल है, ठीक। उसके बाद वो कहता है कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काइंड बताइए आगे उसमें। अब हमारा जो कंसर्न है यहां पर, हमारा कंसर्न है कंपनी से,
ठीक, क्योंकि बेसिकली कंपनीज आर प्रोड्यूसर नॉर्मली, सही। अब कंपनी को हम लोग एक आम अल्फाज में, इकोनॉमिक्स की जुबान में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं फर्म, जिसको हमारे ना पाकिस्तानी स्पीकर फिर में भी पढ़ते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि उसके स्पेलिंग है ये FIR है, वो फर्म है, मगर इसको फिर में पढ़ता है। वो जैसे एक बड़ा ना क्लासिकल एक जोक बड़ा मशहूर हुआ था, वो नटूरे, लिसन मी केयरफुली, एक बात याद रखो, एक होता है एक्सेंट, जी सर, एक होता है प्रोनाउंसिएशन। यू आर मिक्सिंग बोथ कॉन्सेप्ट्स। अब मैं कोई वर्ड है लाइक वाटर, अब वाटर उसको प्रोनाउंस करते हैं वाटर, ठीक है। अब मसला ये है कि अब आप वाटर को वाटर तो नहीं कह सकते ना, लव्स वाटर। अब इसको एक्सेंट करने में कोई को वाटर बोलेगा, कोई वाटर बोलेगा, कोई वाटर बोलेगा, वाटर बोलेगा, उसको डिफरेंट प्रोनाउंस करेंगे और तरीके से, मगर वाटर नहीं बोलेंगे। सो दैट इज प्रोनाउंसिएशन। एक्सेंट क्या है कि आपने उसको हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग एंड हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग दैट थिंग, सही। अब आ जाए इसके ऊपर के क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म। इसमें आज फर्म, अच्छा हमने कहा था कंपनी से एलिमेंट, तो कंपनी का बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं फर्म को। हमारा क्योंकि जब हम बात करेंगे, हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि हम चेक करेंगे प्राइस कैसे सेट होती है। जब प्राइस सेट करने की बात करेंगे ना, तो प्राइस सेट करने से हम ले आएंगे कि कॉस्ट का पता लगेगा तो प्राइस को सेट करेंगे, और कॉस्ट में जो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे ना कि कितने कॉस्ट है, क्या प्राइस सेट होगी क्या, तो उसके लिए हमें फर्म को स्टडी करना पड़ता है। सॉरी, इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा जो डिबेट है वो फर्म, उसके साइज, उसके हजम, ठीक है, उसके मतलब और चीजों के ऊपर है। तो वो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म में वो कहता है कि लार्ज स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल फर्म्स। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लार्ज स्केल फर्म्स कौन सी होती हैं? जो कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रही होती हैं। और स्मॉल स्केल फर्म कौन सी होती हैं? जो छोटे पैमाने पर। यार इकोनॉमिक्स तो सारी आप लोग को वैसे ही आती है। अब कंज्यूमर गुड्स वर्सेस प्रोड्यूसर गुड्स फर्म। कंज्यूमर गुड्स लाइक ये घी, चीनी, पत्ती, आटा, दीज ऑल आर कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? वो मशीनें जो ये चीज बनाती हैं, जिसको कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। कि एक तो वो फर्म्स हैं जो कि वो चीजें बनाती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक वो फर्म्स हैं जो वो चीजें बनाती हैं जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करके आगे फर्दर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए हम उसको कंज्यूमर्स गुड फर्म्स और प्रोड्यूसर उसमें भी तकसीम कर देते हैं, ठीक है, फर्म में। अब आ जाए इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड मार्केट सप्लाई। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट खुद रीड कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स के तौर पे ठीक है। लंबा जो प्रोडक्शन को भी देख लीजिएगा कि प्रोडक्शन क्या है। इतना ध्यान में रखें, जब प्रोडक्शन की बात करते हैं पैदावार की, तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे की जाती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये है बेसिकली कि जब हम प्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो हम ये बोलेंगे कि यार एक चीज प्रोड्यूस हो रही है तो खुद तो नहीं हो जाती। पहले तो डिफाइन करेंगे प्रोडक्शन क्या है, एक डेफिनेशन, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा, प्रोडक्शन खुद तो नहीं होती ना, उसको कुछ ना कुछ चीजें मिलके बनाएंगी तो पैदावार बनेगी, ऐसा ही है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होने चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने उन फैक्टर्स को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, जिसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी ने सुना है? जिसने कभी जिंदगी में बचपन में इकोनॉमिक्स पढ़ लिया होती है? नहीं। हमारे बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, यानी कि वो चीजें जो मिलके फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं वो 4 हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड से मुराद ये जमीन नहीं, जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे और जमीन खुद, उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल गिफ्टेड हैं, उसको हम लैंड कंसीडर करते हैं। लेबर, मेहनत मजदूर, हम जैसे गरीब लोग, ठीक है। कैपिटल, आर्टिफिशियल, मतलब जिसको आप कह लें कि एक मतलब रिसोर्सेज में कंसीडर किया जाता है। कैपिटल के अंदर कुछ लोग तो सिर्फ पैसे को कंसीडर करते हैं,
जबकि कैपिटल मीन के एग्जिस्टिंग स्टॉक, वो चाहे जिस भी शक्ल में हो, आपकी मशीनरी है, आपकी जितनी एसेट्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारा आपका कैपिटल है बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, जिसे हमने वर्ड ही सुना होगा आपने, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये बेसिकली कौन है, ये एक पर्सन या एक मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं जो कि इन तीनों फैक्टर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और रिस्क बेयर करके प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है कि बिल्कुल भी नहीं आ रही? मैंने थोड़ी स्पीड स्लो रखी हुई है, मैं कहता हूं स्लो स्लो स्लो, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जब स्ट्रांग हो जाएगा ना, समझ जाओगे बेसिक बेसिक चीज़ों को, तो हम लोग स्पीड मार के फिर इस चैप्टर को मुका लेंगे। जब खत्म करने की बात आती है फिर थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं। एवोल्यूशन और प्रोडक्शन फंक्शन, इसको स्किप कर दो, मतलब ये नॉलेज के लिए पढ़ लेना इसको। अगर कहोगे तो मैं डिस्कस भी कर लूंगा, अगर मतलब नॉलेज अगर हासिल करने का बहुत शौक है, और यकीनन है, बता दे, इसको फिर कल डिस्कस कर लेते हैं उसी के साथ, क्योंकि एवोल्यूशन है पूरा प्रोडक्शन फंक्शन का। सही, अब एक क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन द केस, कल से इंशाल्लाह इसको जो है ना थोड़ा मैथमेटिकल को इसको देखेंगे। अच्छा, कुछ ना इसमें कॉन्सेप्ट हैं प्रोडक्शन फंक्शन से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें यह है कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब वो कहता है कि बाय हैविंग एम्प्लॉयड अ सर्टेन नंबर ऑफ लेबर whatsoever is produced by a firm represent total output of the firm। ठीक है, यानी कि अगर आप जितने रिसोर्सेज को अवेलेबल, चाहे मतलब लेबर फिक्स्ड रिसोर्सेज जिसमें हम कैपिटल को कंसीडर करते हैं, और वेरिएबल रिसोर्सेज जिसमें नॉर्मली लेबर को लिया जाता है, अगर हम इन तमाम के तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें और उसके बाद हम कोई चीज प्रोड्यूस करें, तो दैट इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्ट। कि टोटल पैदावार एक फर्म ने कितनी की है, मिल गया किताब में? ठीक, टोटल प्रोडक्ट ये टीपी से डिनोट किया गया होगा, ऐसे लिखा हुआ नजर आया। यानी कि टोटल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म। और इसके अंदर क्या है कि हम जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए कोई चीज अगर प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। दूसरा है आपका एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट में हम क्या कह देते हैं कि अगर आप एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर या एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट रिलेटिव है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो रिलेट करती है। ठीक, टोटल प्रोडक्ट में क्या है, अगर हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे लेबर फोर्स से, टोटल अवेलेबल लेबर फोर्स से, तो हमारे पास पर वर्कर प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, फर्ज करेंगे 100 यूनिट आपके बनाती है